Bismillahirrahmanirrahim. So now we start discussing endocrinology related topics of diabetes. So आपको पता है कि हमारी बॉडी में जब ग्लूकोज लेवल जो होता है वो हम फूड खाते हैं, फूड की वजह से क्या होता है कि ग्लूकोज प्रोड्यूस होता है उसकी ब्रेकडाउन से। सो उस ग्लूकोज को मेंटेन करने के लिए बॉडी के अंदर दो मेन हमारे पास हार्मोन्स रिलीज़ होते हैं। एक होता है जिसे हम कहते हैं इंसुलिन और सेकेंडली होता है ग्लूकागॉन। ठीक है। अच्छा, अब इंसुलिन का काम क्या होता है कि फूड की वजह से जो हमारे पास ग्लूकोज बना है उसको ग्लूकोज को तोड़े ग्लाइकोलिसिस के ज़रिए और इस एटीपी प्रोड्यूस करे। ठीक है। सेकेंडली ग्लूकोज से फैट्स बनाए। ठीक है, या ग्लूकोज से प्रोटीन्स बनाए। अच्छा, इसका एक और काम होता है इंसुलिन का कि ये क्या करती है, जो फ्री फैटी एसिड्स होते हैं उनकी भी ब्रेक डाउन करती है। ठीक है। जबकि ग्लूकागॉन का काम इससे बिल्कुल डिफरेंट होता है। जब फूड डेप्रिवेशन होती है, ग्लूकोज लेवल कम होते हैं, तो ये क्या करता है कि बॉडी के अंदर जो ग्लाइकोजन डिपॉजिट्स होते हैं उनको ब्रेक डाउन करके पहले ग्लूकोन्यूजेनेसिस करके ग्लूकोज प्रोड्यूस करती है, एंड सेकेंडली ये प्रोटीन्स और फैट की भी ब्रेक डाउन करता है। ठीक है, उससे भी ये ग्लूकोज बनाता है। अब ये हार्मोन्स आते किधर से हैं? बॉडी के अंदर हमारे पास एक ऑर्गन है जिसे हम कहते हैं पेंक्रियास। ठीक है, तो पेंक्रियास के अंदर दोनों फंक्शंस हैं, एंडोक्राइन भी और एक्सोक्राइन भी। ठीक है, तो इसको एंडोक्राइन के फंक्शंस को हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे। एंडोक्राइन फंक्शंस में सबसे पहले आपको पता होना चाहिए इसका पार्ट होता है आइलेट्स ऑफ लैंगरेंस। ठीक है, आइलेट्स ऑफ लैंगरेंस का काम क्या होता है? इसके अंदर डिफरेंट टाइप्स के सेल हैं, मेनली अल्फ़ा एंड बीटा सेल्स। ठीक है, इसके अलावा डेल्टा सेल्स भी होते हैं, सी सेल्स भी होते हैं, क्रोमोफिन सेल्स वगैरह। अच्छा, अल्फ़ा सेल्स का काम होता है ये प्रोड्यूस करते हैं ग्लूकागॉन। ठीक है, जबकि बीटा सेल जो होते हैं वो प्रोड्यूस करते हैं इंसुलिन। ठीक है, अब आपको बताया कि इंसुलिन जो है वो यहाँ से रिलीज़ होती है और इंसुलिन आगे फंक्शन परफॉर्म करती है। इसी रिलेटेड दो डिजीज़ हैं। अगर तो इंसुलिन प्रोड्यूस ही ना हो, इंसुलिन बने ही नहीं, इंसुलिन रिलीज़ ही ना हो, तो ये हमारे पास होती है टाइप 1 डायबिटीज़। जबकि अगर इंसुलिन प्रोड्यूस हो स्टार्ट में और फिर ये फंक्शन ना करे, ठीक है, कोई आगे प्रॉब्लम हो, सेंसिटिविटी डिक्रीज़ हो जाए, रेजिस्टेंस बिल्ड हो जाए, तो फिर ये होती है टाइप 2 डायबिटीज़ मेलाइटिस। ठीक है। अच्छा, टाइप 2 डायबिटीज़ मेलाइटिस, लेकिन इसमें भी अल्टीमेटली इंसुलिन जो होती है ना वो प्रोड्यूस होना बंद हो जाती है। ये बात भी आपको पता होनी चाहिए। कैसे होती है वो सारा हम प्रोसेस पूरा देखेंगे। ठीक है, अभी फ़िलहाल हम देखते हैं कि इंसुलिन जो होती है वो रिलीज़ कैसे होती है और इंसुलिन फंक्शन कैसे करती है, ये समझना बहुत ज़रूरी है। बॉडी के अंदर इंसुलिन कैसे, ग्लूकोज आया, या एक इंसुलिन का सेल है, मतलब आइलेट्स ऑफ लैंगरहैंस का सेल है। ठीक है, कौन सा सेल है? बीटा सेल है। ठीक है, उसके अंदर क्या हुआ, ग्लूकोज आया, ग्लूकोज की ब्रेक डाउन हुई, एटीपी प्रोड्यूस होती है। अब इसी सेल के ऊपर हमारे पास होते हैं पोटाशियम चैनल्स। पोटाशियम चैनल्स जो होते हैं वो एटीपी सेंसिटिव होते हैं। ठीक है, एटीपी ज़्यादा होने की वजह से पोटाशियम चैनल ब्लॉक हो जाते हैं। जब पोटाशियम चैनल ब्लॉक होंगे तो यहाँ पे सेल के अंदर पूल अप होना शुरू हो जाएगा पोटाशियम, तो यहाँ पे क्या होगी, डीपोलराइजेशन। अब जब ये डीपोलराइजेशन होती है, सेम वही फिनोमेना अगर आप ऊपर देखें, जब हम सिनेप्टिक पोटेंशियल्स के अंदर पढ़ते थे कि जब अंदर डीपोलराइजेशन होती है तो कैल्शियम चैनल्स ओपन होते हैं। कैल्शियम चैनल्स ओपन होते थे तो वो ग्रेन्यूल्स के साथ लग के उसको एक्सोसाइटोसिस कराते थे ग्रेन्यूल्स की, एसिटाइलकोलिन का जब हम फंक्शन पढ़ते हैं। सेम इसी तरह यहाँ पे है कि जब हमारे पास पोटाशियम चैनल्स जो होते हैं वो बिल्डअप होते हैं तो अंदर डीपोलराइजेशन होती है, और डीपोलराइजेशन के नतीजे में हमारे पास कैल्शियम इन्फ्लक्स होता है। ठीक है, कैल्शियम इन्फ्लक्स होता है तो वो ग्रेन्यूल्स के साथ बाइंड करता है और उसकी एक्सोसाइटोसिस कराती है। इस तरह होती है रिलीज। अब देखते हैं कि इंसुलिन फंक्शन कैसे परफॉर्म करती है। ठीक है, इंसुलिन आई, इंसुलिन अपने रिसेप्टर के ऊपर बाइंड करती है। अब इसका जो रिसेप्टर होता है वो टेट्रामर होता है। ठीक है, उसके 4 यूनिट्स होते हैं, अल्फ़ा 2 और 2 बीटा, और बीटा के साथ हमारे पास यहाँ पे टायरोसिन काइनेज लगा होता है। ठीक है, अब आपको पता होना चाहिए कि इंसुलिन जो है वो जब अपने रिसेप्टर के साथ बाइंड करती है तो ये क्या करती है कि जो हमारे पास बीटा यूनिट के ऊपर टायरोसिन काइनेज लगा हुआ है, एंजाइम टायरोसिन काइनेज की फास्फोराइलेशन करा देती है। जब इसकी फास्फोराइलेशन होती है तो ये फर्दर मॉलिक्यूल्स की फास्फोराइलेशन कराती है। कौन कौन से फॉर एग्जांपल इंसुलिन रिसेप्टर सबस्ट्रेट, ठीक है, इनके डिफरेंट मॉलिक्यूल्स होते हैं, इन सब की फॉस्फोराइलेशन कराती है, वो एक्टिवेट हो जाते हैं। वो एक्टिवेट होते हैं तो दो मेन पाथवे चलते हैं। ठीक है, एक हमारे पास होता है पाथवे जिसे हम कहते हैं एक्स्ट्रा सेलुलर सिग्नलिंग काइनेज पाथवे। ठीक है, और या कह लें कि
ये बेसिकली माइटोजन एक्टिवेटिंग प्रोटीन काइनेजेस होते हैं, ये एक्टिवेट होते हैं। या फिर दूसरा होता है फास्फोडिडाइल इनोसिटोल 3 काइनेज पाथवे, ठीक है, इसके थ्रू ये फंक्शन करता है। क्या क्या फंक्शन होता है? इंक्रीज ग्लाइकोजन सिंथेसिस, ठीक है, क्योंकि ग्लूकोज से अब ये क्या बना देंगे? स्टोरेज फॉर्म ग्लाइकोजन, ठीक है। दूसरा फंक्शन क्या होगा? प्रोटीन सिंथेसिस कराना, ग्लूकोज से प्रोटीन बना रहे हैं, या फिर क्या करने हैं? ग्लूकोज से फैट्स बनाने हैं, ठीक है। अच्छा, और दूसरा काम है डिक्रीज द लिपोलाइसिस, ठीक है, ऑब्वियसली बात है, फ्री फैटी एसिड्स को कम करेगी और ज़्यादा से ज़्यादा जो हमारे पास लिपिड्स होंगे उनको स्टोर करेगी। सेलुलर ग्रोथ एंड डिफरेंशिएशन में भी इसका फंक्शन होता है। अच्छा, एक और काम होता है जब हमारे पास इंसुलिन आती है बॉडी में, तो ये एक प्रोटीन होता है जिसे हम कहते हैं, ये कॉम्प्लेक्स होता है CBL, ठीक है, इसकी भी फास्फोराइलेशन कराती है। और जब इसकी फास्फोराइलेशन कराती है तो वेजिकल के अंदर पड़े हुए जो हमारे पास रिसेप्टर होते हैं उनकी एक्सप्रेशन कराती है, GLUT4, ठीक है। GLUT4 जो होते हैं ये जब लगते हैं तो ये पासिंग ऑफ ग्लूकोज इन टू द सेल, जैसे कि स्केलेटल मसल्स हो गया, ठीक है, या एडिपोज टिश्यूज हो गए, ये उनके ऊपर क्या करा देती है? उनकी सरफेस के ऊपर एक्सप्रेस करा देती है GLUT4 चैनल को, ठीक है। और GLUT4 चैनल जब एक्सप्रेस होता है तो ज़्यादा से ज़्यादा ग्लूकोज अंदर होता है और ब्लड के अंदर ग्लूकोज लेवल कम हो जाते हैं, ठीक है। तो ये इंसुलिन की फंक्शनिंग होपफुली आपको समझ आ गई है। अब पढ़ते हैं हम डायबिटीज़ मेलाइटिस को। डायबिटीज़ मेलाइटिस एक मेटाबॉलिक डिसऑर्डर है जिसके मेन जो उसकी डायग्नोस्टिक फीचर है वो क्या है कि हाइपरग्लाइसीमिया हुआ होता है, ठीक है। आपको ना डायग्नोस्टिक लेवल्स पता होने चाहिए। नॉर्मल फास्टिंग ग्लूकोज लेवल होता है 70 से 120 के दरमियान, ये हम देख लेते हैं। फास्टिंग ग्लूकोज लेवल कितना होना चाहिए? 3 कैटेगरीज में फिर हम लोगों को, इंडिविजुअल्स को डिवाइड करते हैं। एक वो होते हैं जो यूग्लाइसीमिक होंगे, जो प्री डायबिटिक होंगे, या फिर डायबिटिक। अब जो यूग्लाइसीमिक होंगे वो क्या होंगे? ऐसे लोग जिनका फास्टिंग ग्लूकोज लेवल लेस देन 100 mg पर डेसीलीटर होगा उनको यूग्लाइसीमिक कहेंगे। जिनका 100 एंड 126 के दरमियान होगा वो प्री डायबिटिक होंगे, और जो डायबिटिक होंगे वो क्या होंगे? 126 mg पर डेसीलीटर से ज़्यादा होंगे। या फिर दूसरा मेजर करने का तरीका है HbA1c, ये पिछले 3 महीनों की ग्लाइकोसाइलेशन देखता है कि कितनी हीमोग्लोबिन ग्लाइकोसाइलेट हुई हुई है। तो अगर तो लेस देन 5.7% है, ठीक है, तो वो यूग्लाइसीमिक है। बिटवीन 5.7 एंड 6.4 है तो वो प्री डायबिटिक है, और 6.5 से ज़्यादा है तो वो डायबिटिक है। ओरल ग्लूकोज टॉलरेंस टेस्ट होता है। ये क्या होता है कि पेशेंट को हम कहते हैं कि 75 ग्राम ग्लूकोज होता है, उसको इनटेक करें। उसका इनटेक करने के बाद हम 2 आवर्स बाद उसका ग्लूकोज लेवल चेक करते हैं, ठीक है। तो इसमें हमारे पास क्या होता है कि अगर 100 एंड 140 के दरमियान हो तो उसको हम कहते हैं वो यूग्लाइसीमिक है, मतलब 140 mg से कम हो। 140 या 200 के दरमियान हो तो फिर इसको हम प्री डायबिटिक कहते हैं, और अगर वो हो ग्रेटर देन 200 mg तो फिर हम उसको क्या कहेंगे? डायबिटिक कहेंगे, ठीक है। तो ये आपको डायग्नोस्टिक वैल्यूज़ पता होनी चाहिए, क्वेश्चन भी आता है कि कैसे। अच्छा, डायबिटीज़ को ना प्रीवियसली बहुत ज़्यादा कैटेगरीज में डिवाइड किया जाता था, लेकिन अब डायबिटीज़ को मेनली हम 2 ही पार्ट्स में डिवाइड करते हैं, टाइप 1 एंड टाइप 2 डायबिटीज़ मेलाइटिस, ठीक है। टाइप 1 डायबिटीज़ मेलाइटिस जो होती है वो 2 तरह की होती है, टाइप 1A एंड टाइप बी 1B। टाइप 1A का हमें पता है कि इम्यून मीडिएटेड है, जबकि टाइप 2 जो है उसका अभी तक जो कॉज है पैथोजेनेसिस है वो नोन नहीं है। टाइप 2 डायबिटीज़ मेलाइटिस जो होती है ये इनिशियली जो होती है इंसुलिन रेजिस्टेंट होती है, और बाद में इसमें भी इंसुलिन डिपेंडेंसी आ जाती है। लेकिन अब इसको कहना कि नॉन इंसुलिन डिपेंडेंट ज़रा गलत बात है। उसकी रीज़न ये है कि बाद में ये भी इंसुलिन डिपेंडेंट हो जाते हैं लोग, ठीक है। इसको मेच्योरिटी ऑनसेट भी कहते थे। इसकी बहुत सारी मतलब और टाइप्स थी जिसको अब हम फुली अंडर द अम्ब्रेला ऑफ टाइप 2 डायबिटीज़ कहते हैं, ठीक है। अच्छा, उसके अलावा कुछ टाइप्स हैं डायबिटीज़ की जो कि जिनका कॉज थोड़ा सा डिफरेंट है। बीटा सेल की डिस्ट्रक्शन हो जाए तो उसकी वजह से डायबिटीज़ हो सकती है। जेनेटिक डिफेक्ट इन इंसुलिन एक्शन, ठीक है। उसके अलावा हमारे पास डिजीज़ ऑफ एक्सोक्राइन पैंक्रियाज, जैसे कि क्रोनिक पैंक्रियाटाइटिस, या फिर कोई ट्यूमर वगैरह हो तो वो आइलेट्स ऑफ लैंगरहैंस के सेल्स को भी डिस्ट्रॉय कर सकते हैं, ठीक है। एक्रोमेगैली, कुशिंग सिंड्रोम, इनके साथ क्या होता है कि ये भी ग्लूकोज लेवल रेज कर रहे होते हैं, तो ये भी डायबिटीज़ करा सकते हैं, ठीक है। उसके अलावा ड्रग इंड्यूस हो सकती है, जैसे कि स्टीरॉइड्स वगैरह हैं, ठीक है। इन्फेक्शंस हैं, रूबेला वगैरह, ठीक है, इनके अंदर डायबिटीज़ कॉमन है। तो ये कुछ टाइप्स थी डायबिटीज़ की, आप लोगों को पता होनी चाहिए। अब हम डिफरेंस कर लेते हैं टाइप 1 एंड टाइप 2 डायबिटीज़ का, ठीक है। टाइप 1 डायबिटीज़ मेलाइटिस के अंदर क्या होता है कि एज क्या है? लेस देन 35 ईयर्स, ठीक है। मतलब यह कह लें कि ये अर्ली एज की डिजीज़ है, ये चाइल्डहुड में होती है। जबकि टाइप 2 डायबिटीज़ मेलाइटिस है वो ज़्यादातर ओल्डर पीपल के अंदर होती है, ठीक है। टाइप ऑफ ऑनसेट क्या है? ये सडन होती है और स्वेयर होती है, जबकि टाइप 2 जो है वो ग्रेजुअल होती है और उसका स्लो प्रोसेस होता है डेवलप होने का। वेट पेशेंट का टाइप 1 जो है उसके अंदर नॉर्मल रहता है, ये कम होता है। जो हमारे पास पेशेंट होते हैं टाइप 2 के, ज़्यादातर वो ओबीज होते हैं, ओबिसिटी के साथ इसका बहुत ज़्यादा लिंक है।
उसके बाद हमारे पास एच एल ए के साथ एसोसिएशन है क्योंकि ये इम्यून मीडिएटेड डिजीज़ है, टाइप 1 डायबिटीज़ मेलाइटिस, तो इसके अंदर होते हैं बहुत सारे जीन्स, ठीक है। फैमिली हिस्ट्री जो है टाइप 2 के अंदर ज़्यादा कॉमन है, ठीक है। जेनेटिक लोकस, इसका क्रोमोसोम 6 हमें नोन है, ठीक है। वो कैसे है, उसका कैसे पैथोजेनेसिस है, हम आगे एक्सप्लेन करेंगे, ठीक है। डायबिटीज़ इन आइडेंटिकल ट्विंस ज़्यादा टाइप 2 के अंदर लोगों के अंदर देखी जाती है, लेकिन टाइप 1 के अंदर भी बहुत ज़्यादा होती है। पैथोजेनेसिस, इसका ऑटो इम्यून डिस्ट्रक्शन ऑफ बीटा सेल्स होता है, जबकि इसके अंदर क्या होता है, इंसुलिन रेजिस्टेंस होती है और बाद में बीटा सेल डिस्ट्रक्शन भी होती है, वो भी हम आगे चल के देखते हैं। इंसुलिन लेवल्स पे क्या इफेक्ट होता है इसके अंदर, क्योंकि इंसुलिन बन नहीं रही होती तो हमेशा डिक्रीज रहेगा, जबकि इसके अंदर क्या होता है कि इंसुलिन लेवल्स हाई होते हैं, इंसुलिन रेजिस्टेंस होती है, ठीक है। अच्छा, उसके अलावा आइलेट्स ऑफ लैंगरहैंस के सेल्स के अंदर क्या चेंज आता है, इंसुलाइटिस, ठीक है। इन्फ्लेमेशन हो सकती है या बीटा सेल की डिप्लीशन, इसके अंदर इंसुलाइटिस नहीं होता, लेटर इंसुलाइटिस हो सकता है और फाइब्रोसिस हो सकती है, ठीक है। हम स्टार्ट की बात करें कि ऑनसेट पैथोजेनेसिस में स्टार्ट में ऐसा नहीं होता, ठीक है। केमिकल मैनेजमेंट जो होती है हम लोग कर सकते हैं, केमिकल कह दिया, क्लिनिकल मैनेजमेंट जो होती है वो टाइप 1 डायबिटीज़ मेलाइटिस के अंदर हम यही कर सकते हैं कि एक्सोजीनस इंसुलिन या फिर एक्सोजीनस इंसुलिन के साथ साथ हम उसकी डाइट को भी मॉनिटर करते हैं, जबकि इसके अंदर डाइट, एक्सरसाइज वगैरह और ओरल ड्रग्स हैं जिनके ज़रिए टाइप 2 डायबिटीज़ मेलाइटिस को कंट्रोल किया जा सकता है। अच्छा, और जो इसकी एक्यूट कॉम्प्लिकेशंस हैं टाइप 1 डायबिटीज़ मेलाइटिस के अंदर, इसके अंदर कीटो एसिडोसिस है, ये ज़्यादातर एसोसिएटेड होता है टाइप 1 डायबिटीज़ मेलाइटिस के अंदर। टाइप 2 के साथ एक्यूटली हाइपर ऑस्मोलर कोमा, ठीक है, ये ज़्यादा कॉमन है। अब आते हैं पैथोजेनेसिस के ऊपर। पैथोजेनेसिस जो है ना वो बड़ी इंपॉर्टेंट है समझें यहाँ पे, जहाँ पे टाइप 1 की पैथोजेनेसिस बड़ी इजी है और टाइप 1A की हम बात कर रहे हैं, ठीक है। टाइप 1B जो है वो अननोन है। टाइप 1A के अंदर क्या होता है, जेनेटिक ससेप्टिबिलिटी बहुत ज़्यादा है, ठीक है। HLA जीन्स के साथ भी एसोसिएटेड है और नॉन HLA जीन्स, जैसे कि ऐसे जीन्स जो कि HLA से एसोसिएटेड नहीं है लेकिन उनके अंदर भी म्यूटेशंस आ सकती हैं जिसकी वजह से टाइप 1 हो सकता है। जैसे हमने हशीमोटोस के अंदर पढ़ा था कि कुछ टी सेल्स होते हैं जो कि रेगुलेट कर रहे होते हैं, कुछ जीन्स होते हैं जो कि रेगुलेट कर रहे होते हैं टी सेल रिस्पॉन्सेज को, तो ये दो हैं, ठीक है। उधर भी यही दो थे, ओके। और HLA एसोसिएशन भी हो सकती है, सेम उधर भी थी इधर भी हो सकती है, ठीक है। उसके अलावा इन्वायरमेंटल फैक्टर्स हो सकते हैं, ठीक है। इन्वायरमेंटल